नमस्कार। संप्रति में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। पिछले कुछ दिनों से नई शिक्षा नीति को लेकर देश में तमाम तरह की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक नए विजन के साथ नई शिक्षा नीति लाई है, उसको लेके उसकी खूबियों के बारे में हर तरफ चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आखिर इस शिक्षा पॉलिसी में क्या क्या संभावनाएं हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। श्री दिग्विजय कुमार सहाय जी हैं, समन्वयक हैं रांची विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के, और डॉक्टर हीरानंदन प्रसाद जी हैं, एचओडी हैं हिंदी विभाग के। ये दोनों अपने अपने क्षेत्र के काफ़ी माहिर विशेषज्ञ हैं और हम इन दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नई शिक्षा नीति में क्या खास है जिससे हमारे बच्चे भी अब दुनिया के छात्रों के साथ कदम ताल मिला के चलने में सक्षम होंगे। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत हीरानंदन प्रसाद जी से करते हैं। हीरा जी, ये जो नई शिक्षा नीति आई है, आपकी नज़र से, आपके विचार से क्या इसमें खास है? देखिए, नई शिक्षा नीति भारतवर्ष के राज्य सरकार द्वारा जो देश में लागू किया गया है, वह अपने आप में एक खास है। खास इस संदर्भ में है कि जो पुरानी शिक्षा नीति रही अब तक जो रही है, उसमें रटंत विद्या थी और नींव पर आधारित नहीं थी। ये नई शिक्षा नीति में रटंत विद्या नहीं है और इसमें एक नींव पर आधारित है। बच्चों को अगर देख लें तो उनको जितना वेट नहीं होता, वजन नहीं होता, उससे ज़्यादा किताबें रहती हैं बच्चे, और इस तरह से वो बोझ से दब जाते हैं। पढ़ाई लिखाई उनकी कम होती है और वे ऐसे लगता है कि वो भागना चाहते हैं। अब नई शिक्षा नीति के तहत उन लोगों को प्रथम में जो 5+3+3+4 का जो आयोजन किया गया है, तो उसमें प्रथम 2-3 वर्ष में के बाद प्रथम क्लास में जैसे ही उन लोग का एडमिशन होगा और उन लोग को सिर्फ प्ले स्कूल के तहत, यानी उन लोग को सिर्फ खेलने के लिए दिया जाएगा प्ले की तरह से, और फिर इसी तरह से दूसरी कक्षा में जाएंगे तभी वो प्ले की ही तरह रहेंगे। और ऐसी अवस्था में उन्हें जब ये टेंशन नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, तो खेल खेल में कुछ न कुछ सीखेंगे। 2 क्लास तक, यानी 5 वर्ष तक, 3 से 5 तक, और इसके बाद जैसे ही छठे वर्ष में जैसे प्रवेश करेंगे तो उनको कुछ आभास हो जाएगा कि हमें क्या करना है, और तब फिर उनको यह किताबी ज्ञान और तरह तरह के ज्ञान से रुचि दिखाई जाएगी। तात्पर्य हुआ कि प्रथम क्लास और द्वितीय क्लास तक इनको कोई परीक्षा नहीं देनी है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दबाव नहीं है। स्कूल आना है और स्कूल आकर के खेल खेल में जिस तरह से घर में वो खेलते हैं उस तरह से स्कूल में आकर के खेलेंगे। यह उनकी संभावना बनती है नई शिक्षा के तहत। इसके पश्चात आगे जब बढ़ते हैं तो उन लोगों को और जो सुविधा दी जाती है बच्चों को, सबसे पहले तो कि स्कूल से भागे नहीं, स्कूल में आएँ, और इसके बाद धीरे धीरे कर करके जब छठी कक्षा में जाएंगे, 7वीं कक्षा में जाएंगे, फिर 8वीं कक्षा में जाएंगे, जो पहले जो समय लगता था 10+2 कह करके, यानी 12वीं कक्षा तक, वही समय इसमें भी लगता है 5+3+3+4, यानी 15 वर्ष की जो अवस्था होती है वह उतना ही समय लगता है। इसमें सिर्फ 3 वर्ष में जो हम देते थे उसको प्रथम क्लास में जो देते थे एडमिशन के लिए, तो वह यहाँ पर न लागू होकर के नई शिक्षा नीति में यहाँ पर लागू की जाती हैं। अब हम जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा में भी यह ऐसा लगता है कि हायर एजुकेशन में कि विद्यार्थी जब पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ता है तो उसे आभास होता है कि हमें गलत एडमिशन ले लिया। आर्ट्स साइंस कॉमर्स का विभाजन कर करके अगर कोई व्यक्ति साइंस पढ़ा था तो उसे लगता था कि नहीं, मैंने गलत किया। तो उसकी यहाँ पर ऑप्शन है, वह ऑप्शन यह है कि वह चाहे तो जिस विषय से भी एडमिशन ले सकता है, वह एडमिशन ले लेगा और ले करके पढ़ सकता है। उदाहरण के लिए जैसे वह विद्यार्थी आर्ट्स से लिया हुआ है और वह हिस्ट्री से पढ़ रहा है, उसको लगता है कि नहीं हम केमिस्ट्री लेना चाहिए, तो केमिस्ट्री भी ले सकता है। यह ऑप्शन है इस शिक्षा नीति के तहत। यह एक बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है आने वाले दिनों में विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए और सभी के लिए। ऐसा लगता है लर्निंग मेथड पे ज़्यादा जोर है, लर्निंग मेथड से बहुत ज़्यादा जोर। जी। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि हम कहे जाते हैं कि ऋषि मुनियों का देश है, बड़े बड़े जानकार जो है, मैथ के जानकार, साइंस के जानकार, मतलब जितने भी जो प्रमुख विषयों के जानकार हमारे देश के हुए,
लेकिन पिछले 70 साल में देख रहे हैं, खासतौर पर आज़ादी के बाद से, कि हम दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में हमारे कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं आते हैं। तो ये पॉलिसी कैसे हमको 100 के अंदर ले जाने में सक्षम आपको लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस नई शिक्षा नीति में नया दर्शन है, और ये शैशव काल से ही व्यक्तित्व निर्माण पर, इसलिए कि शिक्षा का लक्ष्य ही व्यक्तित्व का निर्माण है, और उसके व्यक्तित्व का विकास, उसके कौशल का विकास, उसके मेधा का विकास, उसकी चेतना का विकास इसके मूल में है। तो शैशवावस्था से लेकर के और एकदम उसके वयस्क होने तक की जो शिक्षा की एक समन्वित योजना है इस शिक्षा नीति में, और इसमें विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उसमें समरूपता का ध्यान रखा गया है, और ये सारे देश में एक तरह की एकीकृत शिक्षा होगी जी। और इससे क्या होगा कि हर विश्वविद्यालय में समरूप ढंग से विद्यार्थी अपनी मेधा, अपने कौशल, अपनी चेतना का विस्तार कर सकेंगे, वृद्धि कर सकेंगे व्यक्तित्व निर्माण के साथ। जी। जैसे इसमें जैसे बताया गया कि हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय हैं, इनका आकलन जो भी हो, ऐसा नहीं है कि हमारे विश्वविद्यालय में विद्वान कम हैं। ऐसा हो सकता है कि वो आकलन जैसा भी हो, लेकिन देश विदेश में हमारे भारतीय विद्वान अपनी ज्ञान का ये कर रहे हैं योगदान विद्या का, और उन्होंने जो यहाँ सीखा है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि विदेशी भाषा में उच्चतर विषयों का अध्ययन थोड़ा दुरूह और कठिन होता था दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए। तो वो एक बड़ी अच्छी बात है इसमें कि स्थानीय और मातृभाषा पे जोर है। अध्ययन को जी बहुत इस पर विशेष जोर दिया गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारे शोध, तकनीकी, विज्ञान, कला सब के क्षेत्र में इससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाएंगे और अपनी अभिव्यक्ति कर सकेंगे। इस और विश्व में स्तरीय एक स्तर की शिक्षा के लिए इसमें मानकों के आकलन का भी ये प्रावधान है। जैसे परख, जिसमें विद्यार्थी का आकलन शिक्षक के द्वारा, स्वयं के द्वारा और अपने सहपाठी के द्वारा भी किया जाएगा। इसलिए और ये निकाय जैसे उच्च शिक्षा के लिए जो इसका कार्य का निष्पादन होगा, इसके लिए 4 निकायों का गठन किया गया है, जो इसके विनियमन, इसके वित्त पोषण और ये प्रत्ययन से संबंधित है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं जो कहना चाहता हूँ, शायद आपका जो सवाल था, ये नीति सबसे पहले हमारे शिक्षा को अधिक से अधिक क्षेत्रों में पहुँच के लायक बनाने की योजना रखती है। तो जो विद्यार्थी मेधा संपन्न है लेकिन किसी कारण से वो शिक्षा की ज्योति उनको नहीं मिलती है, वहाँ तक शिक्षा पहुँचती, हो सकता है उसमें से कोई विश्व स्तर का विद्वान निकल जाए। दूसरा कि ये समानता की नीति में विश्वास रखती है ये नीति, कि चाहे वो किसी भी सामाजिक स्तर का विद्यार्थी हो, वो एक समान शिक्षा सबको प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि अगर जीवन स्तर में किसी का ऊंचा है या नीचा है तो वो अलग अलग ढंग की शिक्षा ले। तीसरा
कि वो उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। जी तो इसलिए ये शिक्षा हमें विश्व स्तर तक पहुंचा सकती है, और आईआईएम और आईआईटी सरीखे मेरू, जैसे मैं कहता हूँ, मल्टी डायमेंशनल एजुकेशनल ये यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की भी इसमें योजना है। योजना है। और जी। मैंने देखा है, जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कि उच्च शिक्षा पे भी इसका बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। जी। हीरानंदन जी बताएंगे इस मसले पे कि कैसे जो है रिसर्च के क्षेत्र में जो है रिसर्च के क्षेत्र में भी कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं। अब पीएचडी करने के लिए आपको एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर पीएचडी आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक नया प्रारूप आया है। इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालें। बिल्कुल। पहले जो था वो डिग्री हासिल करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, वो उसी विषय में, जिस विषय में आदमी विद्यार्थी प्रतिष्ठा का विषय, ऑनर्स का विषय रखता था, उसी विषय से वह एमए करता था। और एमए में 55% मार्क्स रहने के बाद ही वह पीएचडी करने के लिए एलिजिबल था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वह जो प्रक्रियाएं हैं, एमए तो पीजी तो करेंगे ही, लेकिन इसके बाद एमफिल करने के बाद वह जो पीएचडी करने की प्रक्रिया थी वह अब नहीं है। एमफिल हटा दिया गया नई शिक्षा नीति के तहत। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने यह दिया कि अब इसमें एमफिल को हटा दिया जाएगा, और जो व्यक्ति करना चाहेगा पीएचडी, वह उसके लिए है कि ग्रेजुएशन जो पहले 3 वर्ष का था ग्रेजुएशन, वह अब 4 वर्ष का होगा। और 4 वर्ष होने के पश्चात वह अगर चाहेगा तो चौथा वर्ष में उसका रिसर्च का ही रिसर्च डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी ग्रेजुएशन रिसर्च सर्टिफिकेट रहेगा। उसके आधार पर वह जाकर के पीएचडी करने की बात करेगा। मान एमए में एडमिशन लेगा और इसके बाद वह 2 वर्ष के बाद वह करेगा पीएचडी। पीएचडी करने के लिए जो प्रक्रियाएं थी, जो नेट क्वालिफाई होना चाहिए, एमफिल होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, से नई शिक्षा नीति के तहत अब वह हटा दिया गया। इससे फ़ायदा ये है कि विद्यार्थी अगर चाहेगा, जो भी विद्यार्थी चाहेगा कि हम पीएचडी करेंगे जिस विषय में जिसकी अभिरुचि हो, पहले यह बंधन था, अब वह बंधन नहीं है। जिस विषय से एमए व्यक्ति हिस्ट्री से अगर किया है तो वह व्यक्ति हिस्ट्री में ही पीएचडी करेगा, लेकिन अब ऐसा बंधन नहीं है। जिसकी जो उस अभिरुचि है, वह अभिरुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, जिस विषय में उसकी अभिरुचि है उसमें वह जा करके कर सकता है। और यह फायदा होगा कि किसी कारण से संजोग से वह पढ़ रहा है हिस्ट्री में, और उसका अपनी अभिरुचि जगी कि नहीं मैं पॉलिटिकल साइंस में करूं या किसी और दूसरे विषय में करूं, तो वह स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता मिली है केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत, और वह कर सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक खास बात यह है कि हम में से बहुत लोग हैं जिनको इस बात का अफसोस रहा होगा कि भाई अगर वो साइंस पढ़ रहे हैं तो वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं, अगर कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है तो वो साइंस का केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। हाँ। अब ये जो है वो बाध्यता खत्म हो गई है। बिल्कुल। इसको आप किस रूप में लेते हैं सहाय साहब? ये तो बड़ी अच्छी पहल है जी, इसलिए कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि छात्र को अपने रुचि के अनुरूप विषय चयन का अवसर मिलता है, और आप अगर अपनी अभिरुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अगर विषय का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें दक्ष होंगे। ये एक नया आयाम देता है। दूसरी बात है कि विज्ञान का शिक्षक सिर्फ विज्ञान का छात्र, मेरा मतलब है, क्षमा कीजिएगा, विज्ञान का छात्र सिर्फ विज्ञान का विषय ही पढ़े, ये बाध्यता खत्म हो गई है। और व्यक्तित्व, चूँकि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुआयामी हो सकता है कि वो विज्ञान का अच्छा छात्र हो, विज्ञान में वो शोध कर सकता हो, साथ में वो संगीत में उसकी अभिरुचि हो, वो संगीत विषय भी रख सकता है। वो इस तरह से बहुआयामी मेधा का विकास होगा। और दूसरी बात ये है कि उसमें समय की बाध्यता खत्म हो गई है। कभी मान लीजिए कि मैंने संगीत लिया, पूरा नहीं कर सका, एक ही वर्ष पढ़ा, जैसा कि मेरे माननीय बंधु ने कहा कि वो
4 साल में कोई डिग्री कर सकता है, 1 साल में भी कर सकता है, 2 साल में भी अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स, एडवांस डिप्लोमा ये कर सकता है। और स्वतंत्र है, हाँ, वह स्वतंत्र है जी। और शिक्षा की निरंतरता होगी इसमें। जैसे मैं अगर भौतिकी पढ़ता हूँ तो गणित की ही बाध्यता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं साहित्य भी पढ़ सकता हूँ। तो अनेक विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता मिली है। तो मानसिक स्तर पर विद्यार्थी अगर स्वतंत्र चेता होगा तो ये उसके व्यक्तित्व के लिए बड़ी बात होगी, और शिक्षा जगत के लिए भी उसका योगदान बहुत बड़ा होगा। इन कई बड़े संगीतकार ऐसे हैं, कई जिनका जो है विज्ञान में भी बहुत रुचि है, या कई वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो अच्छे संगीतकार हैं। आप देखेंगे कि कई IITian हैं, मैं कम से कम 5-10 को जानता हूँ जो अच्छे फिल्म निर्देशक भी हैं। तो इसका मतलब कि कला और इंजीनियरिंग का जो है उन दोनों अभिरुचि उनके अंदर थी। जी। और एक खास बात और मैंने देखा इसमें कि अब जो है कि अगर मैंने अगर ग्रेजुएशन में हिंदी ऑनर्स लिया और मैंने छोड़ दिया अगर, तो और अगर मुझे हिस्ट्री पढ़ने का मन है तो वो फिर जीरो से मुझे स्टार्ट करना होगा। इसमें बदलाव हुआ है, तो इसको किस रूप में जो है छात्र जगत किस रूप में लेगा, आपको क्या संभावना है? बिल्कुल सही है। इसमें सीधे है कि आप मल्टी एंट्री, एक शब्द आया है नई शिक्षा नीति में कि मल्टी एंट्री, आप जब चाहें एंट्री ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और मल्टी एग्जिस्ट, यानी जब चाहें आप उसको छोड़ सकते हैं, यह स्वतंत्रता है। इसमें अब हिस्ट्री से पढ़ रहे थे, अभी रुचि नहीं है, हम दूसरा विषय विकल्प के रूप में जो है वह दूसरा विषय लेकर के पढ़ सकते हैं। 1 साल तक अगर हम पढ़ें तो 1 साल की जो हमारा एक है सर्टिफिकेट, यानी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल तक पढ़े दूसरे विषय लेकर के तो उसका सर्टिफिकेट फिर दूसरा मिलेगा, डिप्लोमा उसको बोलते हैं डिप्लोमा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा। इसके बाद 3 साल तक अगर पढ़ते हैं तो वह बोलते हैं ग्रेजुएशन डिग्री। और यह जो डिग्री मिलती है 3 साल की, यह सर्वमान्य है, चारों तरफ है। वो नौकरियां इसी बेसिस पर, इसी आधार पर उन्हें प्राप्त होगी। अगर 1 साल की वो डिग्री लिए हुए हैं तो 1 साल वाली वो आप तरह तरह की वैकेंसी निकलते हैं, चाहे रेलवे में हो, बैंकिंग में हो, या सेंट्रल हो, या राज्य सरकार की हो, या कि क्षेत्रीय हो, किसी प्रकार की भी कोई नौकरी हो सकती है जिसका जो विषय रहेगा, संगीत में है या म्यूजिक में है या अन्य तरह की जिस विषय में भी हो, तो उन सभी विषयों के आधार पर तरह तरह की नौकरियाँ मिलती है। जो लड़का, जो विद्यार्थी, छात्र जिस विषय में जिसकी अभिरुचि रही है उससे वह सर्टिफिकेट प्राप्त कर करके, डिग्री प्राप्त करके कर सकता है। 4थे साल की बात अगर करूं तो 4थे साल में अगर वह प्राप्त करता है तो वह उसको जो मिलेगी ग्रेजुएशन का रिसर्च सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन रिसर्च सर्टिफिकेट, यानी वह आगे चल करके रिसर्च वर्क कर सकता है, जिसके लिए फिर बाद में वह पीजी करेगा। यह ग्रेजुएशन तक की बात है। और एक सबसे बड़ी बात तो मैं यह बताना चाहूँगा कि प्रारंभिक दौर में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को पढ़ाने की बात है, वह 5वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा, मदर टंग के अनुसार वह उसको पढ़ना है। मातृभाषा से तात्पर्य सीधे है कि मान लीजिए कि अगर झारखंड के हैं तो झारखंड में कई मातृभाषाएं हैं, कुड़ुक है, मुंडारी है, हो है, उरांव है, संथाली है, नागपुरी है, खोरठा है, इत्यादि इत्यादि। तो इन सभी भाषाओं से जो बच्चे घर में रहते हैं, माँ के पास रहते हैं, उनसे उनको सुविधा होगी स्कूली शिक्षा में। इसलिए पहले इस नई शिक्षा नीति में पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार को स्थापित करने के लिए कहा कि आपके जैसी सुविधा होगी जिन भाषाओं में पढ़ाने की, मातृभाषा में ही प्रारंभ में 5वीं कक्षा तक आप पढ़ाई दें। तो 5वीं कक्षा तक तो सबसे पहले इनको विशेषता मिलेगी कि बच्चों को भारी या बोझ या बोझिल या दुरूह या ऐसा नहीं लगेगा कि उनको इस भाषा में नहीं समझ में बात आ रही है। मातृभाषा अपने कोई भी व्यक्ति रहता है तो मातृभाषा समझ में आती। थोड़ा सा एक बात मैं कहूँ कि इसी प्रकार की मातृभाषा की पहचान कैसे होती है, इस संदर्भ में एक किंवदंती है कि अकबर के दरबार में एक आया बहुभाषी, और वह तरह तरह की भाषा बोल रहा था, तरह तरह की भाषाओं को वह प्रचलित कर रहा था। वह कई भाषाओं में वह निपुण था, दक्ष था। वह इतना दक्ष था कि उसके पता नहीं चल रहा था कि उसकी भाषा मातृभाषा कौन सी है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी दशा में वह खुद बोला कि अब बताओ कि मेरी मातृभाषा क्या है।
अब सब दम्भ रह गए, सभी यह आश्चर्यचकित रह गए कि इनकी भाषा के संदर्भ में कैसे बताया जाए कि इनकी मातृभाषा क्या है। अब सब कोई पूछा कि नहीं बता पाया, पूरे अकबर दरबार में पूरे लोग नहीं बता पाए। तब जानते ही हैं कि अकबर के में बीरबल थे, अकबर के दरबार में बीरबल थे, उनको कहा गया कि बताओ कैसे पता लगाएं। बीरबल ने कहा कि कौन सी बड़ी बात है। बीरबल की सब सारी बातें सहज थी। तो यह सहजता के रूप में उन्होंने एक सेना को बोला, सिपाही को बोला कि तुम जाकर के उस कान में बोला धीरे से कि जाकर के उसको जो बहुभाषी उसको खूब मारो। अब उसको मारने लगा तो वह अपनी जिस भाषा मातृभाषा उसको बाप बाप चिल्लाने लगा। तो इससे पता चलता है मातृभाषा इतनी सहज सरलता पूर्वक अनायास बिना प्रयास का ही निकल जाता है। आप जिस मातृभाषा में रहते हो, जो भी मातृभाषा रहती हो, वह अनायास बिना प्रयास का अचानक निकल जाती है मातृभाषा में। तो अचानक ऐसी भाषा का प्रयोग करके और व्यक्ति वह सीखे, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करे तो अनायास वो सीख लेगा। उसे प्रयास करने की, अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह ऐसे ही सीख लेगा कि हम मातृभाषा। इसलिए 5वीं कक्षा तक मातृभाषा के से उनको शिक्षा दी जाने की योजना है। यह नई शिक्षा नीति में बहुत बड़ी विशेषता है। मतलब कम्युनिकेट कर पाएगा बच्चा, जो है बच्चा तक बात पहुंच पाएगी, जो भी अगर उसकी भाषा में, जिस भाषा में उसने सीखा है बोलना समझना, उस भाषा में अगर पढ़ाई भी होगी तो वो जल्दी और बेहतर ढंग से सीख पाएगा। जी, सीख पाएगा। साहिब साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जो नई पॉलिसी है हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन उसको लेके जो है यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारे, वो कितने तैयार हैं और उनको क्या फ़ायदा होगा? मतलब हम तो चाहिए छात्रों की बात होगी, यूनिवर्सिटी जो हमारे हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? एक विशेषज्ञ के रूप में मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एक लंबा कैरियर होगा, जो कठिनाई पहले होगी और अब क्या आसान हो जाएगा। देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा में सबसे बड़ी चीज़ होगी कि समरूपता होगी। एक तरह के का पाठ्यक्रम होगा और इसमें विषय अनेक हो सकते हैं, लेकिन इनमें तकनीकी ज्ञान पर जोर दिया गया है और जैसा कहा गया कि वो स्थानीय भाषा या मातृभाषा पर जोर दिया गया है। इससे क्या होगा कि छात्रों के ज्ञान ग्रहण करने में सुविधा होगी और ज्ञान के हर एक विषय के लिए मातृभाषा से इतर भाषाओं में विद्यार्थियों को जो जटिलता थी, कठिनाई थी, वो बहुत हद तक उनके लिए दूर हो जाएगी ये समस्या, और उनका पठन पाठन और यहाँ तक कि अध्यापन भी सरल, आसान और सुगम होगा। दूसरी बात ये है कि इसमें ऐसी भी योजना है कि एक भारतीय, जैसे कहते हैं उसको, इंडियन साइन सिस्टम विकलांगों के लिए, ये बधिरों के लिए भी एक दिव्यांगों को कभी जो खास ख्याल दिया जा सके। जी, तो हमारे विश्वविद्यालयों में उनकी संख्या ज़्यादा हो। जी, फिर हमारे यहाँ ये कहा गया है कि हमारे यहाँ जो अभी 26% एनरोलमेंट है, जो सांख्यिकी है, उसको 50% तक बढ़ाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी विश्वविद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। जिन्होंने शिक्षा बीच में उनकी छूट गई, वो भी पुनः समय मिलने पर अपनी शिक्षा की अनवरतता को कायम रख सकते हैं। और दूसरी बात कि विश्व स्तर के मानक के समकक्ष हम हो सके, इसकी चेष्टा भी है इस नई शिक्षा नीति में। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारे विश्वविद्यालय भी विश्व के बड़े विश्वविद्यालयों के समकक्ष हो सकेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ विशेष रूप से कि हमारे भारतीय विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र पूरी तरह से सक्षम हैं
सिर्फ उन्हें अवसर मिलना चाहिए और ये शिक्षा नीति उन्हें बहुत हद तक एक बेहतर अवसर देगी। बस संक्षेप में बस हम कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं और बस संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि आप कितना अवसर देखते हैं इसमें। यह नई शिक्षा नीति बहुत ही लाभकारी है आने वाली पीढ़ी के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हर दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, सर्विस के दृष्टिकोण से और पठन पाठन के दृष्टिकोण से और फिर शिक्षा प्राप्त करने के दृष्टिकोण से यह बहुत ही लाभकारी है नई शिक्षा नीति और यह जल्द से जल्द लागू हो जाए, यह जिससे कि छात्रों को। चलिए आप दोनों आए हमारे कार्यक्रम में, बहुत अच्छे सुझाव दिए और चर्चा हुई, बहुत बहुत आप दोनों का धन्यवाद। तो आपने सुना कि जो हमारे उच्च शिक्षा के विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि नई शिक्षा पॉलिसी जो है वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक गढ़ने के काम करेंगे। तो आने वाले दिनों में हम इस पॉलिसी को हमारे देश में हम लागू हो चुका है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी लागू होगा और हमारे यूनिवर्सिटीज़ बेहतर यूनिवर्सिटीज़ के रूप में जाने जाएंगे। अगले सप्ताह फिर हम किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।